हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो आ गए आपके लिए केमिस्ट्री पार्ट 4 का वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम विस्थापन, द्विविस्थापन, अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन, अपचायक और उपचायक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन का जो दूसरा नाम है वो एकल विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपको, जब कोई तत्व एक दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि जैसे में आप ये देख लीजिए कि ये Zn+H2SO4 है, जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट। जब ये जुड़ता है तो फिर इसका क्या बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ Zn है ना, Zn इसमें से ये जो एक तत्व है दूसरे तत्व को, ये जो विलयन है H2 और SO4 का, इसको विस्थापित करके, मतलब कि H2SO4 को तोड़कर ZnSO4 बना लेगा और हाइड्रोजन अकेला बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ZnSO4 प्लस H2 और ये तीर लगा देंगे। ये तीर का मतलब हुआ कि गैस ऊपर निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसको तोड़ के दिखाते हैं आपको ये कैसे टूटा है। तो यहाँ जिंक है ना, जिंक प्लस, जिंक में कोई चीज़ का विलयन नहीं है, विलयन, और ये H2SO4 है। H2 को अलग कर दिया गया है यहाँ पर और SO4 को अलग कर दिया गया है। और जब ये इसका अभिक्रिया हुआ है तब ये जो SO4 है ये जिंक को दे दिया गया है, तो ये ZnSO4 हो जाएगा, ZnSO4, और ये हाइड्रोजन अकेला बच गया। उसी तरह यहाँ दूसरा देख लीजिए, यहाँ Fe+CuSO4 है, तो इसका एकल विस्थापन अभिक्रिया जो हो जाएगा, ये SO4 जो है ये Fe के साथ लग जाएगा, FeSO4, और ये कॉपर जो है Cu वो अकेला रह जाएगा। तो इसमें भी SO4 Fe को दे दिया गया है और इसमें SO4 Zn को दे दिया गया है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ एक विलयन का विस्थापित करके दूसरा तत्व ले लिया है, इसलिए ये एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। तो अब बात आती है द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया की। तो इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करता है, तब उसे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ था कि समीकरण में एक ही तत्व विस्थापित होता था, मतलब एक तत्व दूसरा तत्व का स्थान ले लेता था। लेकिन यहाँ जो ये Na2SO4 प्लस BaCl2 है, ये दोनों विस्थापित होंगे और अपने आयनों की अदला बदली करेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ Na2SO4 है, इसको हम तोड़ेंगे। तो ये Na2SO4 को तोड़ने पर ये होगा, Na2 अलग हो जाएगा, SO4 अलग हो जाएगा, और BaCl2 को तोड़ेंगे तो Ba, और ये तोड़ेंगे तो Cl2, यानी Ba अलग Cl2 अलग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये Cl2 को हम Na2 को दे देंगे और ये SO4 को हम Ba को दे देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा BaSO4 प्लस, अब देखिए यहाँ इस Na2 का संयोजकता 2 है और यहाँ Cl2 का संयोजकता 2 है, तो दो संयोजकता कट जाएगा, इसलिए NaCl बचेगा यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं Ba, इसको तोड़कर BaSO4 प्लस NaCl, Na2Cl2। तो वहाँ था कि सिर्फ एक अदला बदला होता था, लेकिन यहाँ दोनों बदल जाता है। ये SO4 इसको दे देंगे और Cl2 इसको ले लेंगे। ये तो सिर्फ एक ही समीकरण था, उदाहरण के तौर पर समझाने में। ऐसा बहुत सारा समीकरण होता है और आपको इस एग्जाम में पहचानने के लिए भी दे देगा ऑब्जेक्टिव में, कि पहचानिए कि ये कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है और कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको घबराना नहीं है, बस विस्थापन को देख लेना है कि किस में द्विविस्थापन हुआ है और किस में एकल विस्थापन हुआ है। जिसमें एकल विस्थापन होगा वो एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा, जिसमें द्विविस्थापन होगा वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा।
तो फ्रेंड्स अब बात आती है उपचयन और अपचयन की। तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम उपचयन को समझेंगे कि उपचयन क्या होता है। तो यहाँ उपचयन को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, मतलब कि जब कोई पदार्थ जब अभिक्रिया कराएंगे उसमें जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या हाइड्रोजन की कमी होगी, या मतलब कि किसी कोई तत्व से हाइड्रोजन कम हो जाएगा या हट जाएगा, तो उसे अपचयन कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे कि हम अपने एग्जाम्पल पर समझाते हैं। यहाँ पहला, जैसे कि ले लीजिए Mg+O2 एरो MgO, और इसको संतुलित कर लेते हैं तो ये यहाँ हो जाएगा 2 MgO, यहाँ हो जाएगा 2। अगर आपको रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं करने आता है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर से जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें किस चीज़ का उपचयन हो रहा है, तो देखिए यहाँ Mg है अभिकारक में Mg+O2 और उत्पाद है 2MgO। तो यहाँ अभिकारक में जो था Mg के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ था, मतलब कि MgO नहीं था, लेकिन यहाँ उत्पाद में है वो Mg के साथ O यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ देखिए यहाँ Mg जो है वो MgO हो गया। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं Mg का उपचयन। उसी तरह यहाँ पर हम दूसरा भी ले सकते हैं, C है C+O2 ले लेते हैं, मतलब कि कार्बन ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो CO2 बनाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ अभिकारक में C अकेला है और ये C उत्पाद में जाकर CO2 बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कार्बन का उपचयन हुआ, तो ये तो था सिर्फ ये ऑक्सीजन का योग वाला, लेकिन इसमें हाइड्रोजन का ह्रास भी हो सकता है ना, तो उसके लिए हम हाइड्रोजन का ह्रास वाला भी एक समीकरण ले ही लेते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं हम तीसरा H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन जब जुड़ता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम बनाता है। तो इसको हम संतुलित कर लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए यहाँ जो था अभिकारक में H2S+Cl2 था, और यहाँ जो है S अकेला रह गया, यानी कि यहाँ पर S से H2 को हटाया गया है, इसलिए यहाँ पर H2S जो है वो S बन गया है उत्पाद में जाकर, इसीलिए यहाँ पर H2S का उपचयन हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं H2S का उपचयन, यहाँ पर हम इसका डॉट डॉट दे देते हैं, यानी कि H2S का यहाँ पर उपचयन हो गया। तो ये उपचयन है। अब हम अपचयन जानेंगे कि अपचयन क्या होता है। तो अपचयन या अवकरण क्या है, तो अपचयन का जो दूसरा नाम होता है वो अवकरण होता है। तो इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे अपचयन कहते हैं। तो उपचयन में क्या होता था कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी और हाइड्रोजन की कमी होती थी, लेकिन यहाँ इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। तो आइए हम इसको अभिक्रिया द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक समीकरण, ले लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है सूत्र है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो हम इसको संतुलित कर लेते हैं पहले। तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ देखिए यहाँ अभिकारक में Cl2 जो था वो अकेला था, मतलब कि, और उत्पाद में H जुड़ गया Cl के साथ, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई क्लोरीन के साथ,
इसलिए Cl जो था वो उत्पाद में जाकर HCl बन गया, तो यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई, इसलिए यहाँ पर Cl2 का अपचयन हुआ। यहाँ पर हम लिख लेंगे Cl2 का अपचयन। अब हम दूसरा एक और ले लेते हैं। दूसरा है H2 प्लस I2 एरो HI, ठीक है। फिर हम इसको संतुलित करेंगे तो 2HI हो जाएगा। और यहाँ भी देख लीजिए आप, यहाँ आयोडीन जो है वो अकेला है अभिकारक में, और उत्पाद में जाकर आई जो है H के साथ मिल के, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई, तो इसलिए यहाँ पर आयोडीन का उपचयन हुआ, सॉरी अपचयन। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें तो सिर्फ हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है। अब हम ऑक्सीजन का ह्रास वाला भी ले लेते हैं एक ठो। तो एक ठो हम ले लेते हैं तीसरा वाला कि CuO प्लस H2, अब इसका अभिक्रिया करा देंगे तो ये हो जाएगा Cu प्लस H2O, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ अभिकारक में CuO के साथ, मतलब कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ उत्पाद में जाकर वो ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ Cu जो था वो CuO जो था वो Cu बन गया, इसलिए यहाँ पर CuO का अपचयन हुआ। तो हम यहाँ लिख लेते हैं CuO का अपचयन, ठीक है। तो फ्रेंड्स उपचयन पढ़ लिए, अपचयन पढ़ लिए, विस्थापन पढ़ लिए, निर्विस्थापन पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे उपचायक और अपचायक। तो उपचायक का दूसरा नाम जो है ऑक्सीकारक होता है, तो इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। उपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण उपचयन की क्रिया होती है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ Mg का उपचयन हो रहा है। यहाँ जो Mg है वो अभिकारक में वो उत्पाद में जाकर MgO बन गया है, तो यहाँ पर Mg का उपचयन तो हो रहा है, ये तो हम जान चुके हैं। लेकिन यह Mg का जो उपचयन हुआ है वो O2 यानी कि ऑक्सीजन के कारण ही तो हुआ है। अगर अभिक्रिया में O2 नहीं होता तो MgO नहीं ना लगता, इसलिए यहाँ पर O2 जो है, O2 ही ये पदार्थ है जिनके कारण Mg का उपचयन हुआ है, और अभिक्रिया के अनुसार ये O2 जो है वो उपचायक हो गया, ठीक है। उपचायक O2 यहाँ पर हो गया। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जिसके कारण अपचयन होता है वही उपचायक होता है। अब अपचायक के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स उपचायक क्या है? तो उपचायक का दूसरा नाम जो होता है वो अवकारक होता है। तो इसको हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे, उपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अपचयन की क्रिया होती है, ठीक है। मतलब जिसके कारण अपचयन होता है उसको हम उपचायक कहते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं CuO प्लस H2, यानी कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करता है तो वो कॉपर और जल बनाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप अभिक्रिया में आप देख सकते हैं, यहाँ CuO का अपचयन हुआ है। यहाँ अभिकारक में CuO था तो उत्पाद में जाकर वो Cu बन गया है, इसलिए ये उपचयन अभिक्रिया भी होगा, सॉरी अपचयन। और अपचयन जो हुआ वो H2 के कारण हुआ। अगर अभिक्रिया में H2 नहीं होता तो वो अपचयन नहीं हो पाता, तो यहाँ H2 जो है वो अपचयन है, अपचायक पदार्थ है, क्योंकि अगर H2 नहीं होता तो ये अभिक्रिया ही नहीं होता ना, और ये अभिक्रिया नहीं होता तो ये कॉपर ऑक्साइड ही रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए यार। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो यार। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन के ज़रिए। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।